एक राज्य में दो चोर रहते थे। वो दोनों बहुत ही शातिर चोर थे। राज्य में उनके नाम की चर्चा आम थी और राज्य के लोगों का कहना था कि वो दोनों चलते चलते आदमी की आंखों से काजल वाजल चुरा लिया करते थे। एक नाम था कल्लू तो दूसरे का नाम था भूरा। एक दिन दोनों बड़ा ही शोध विचार कर रहे थे। यार कल्लू, क्यों ना एक दिन राजधानी में चलकर राजमहल में से चोरी की जाए। अबे भैया, क्या बोल रहा है? होशो हवास में तो है ना तू? काहे भर के घर में हाथ डालने की बोल रहा है? तुम मेरे होते हुए इतना डर रहे हो? जब तक हम राजधानी में नहीं जाएंगे और अपना कर्तव्य नहीं दिखाएंगे तब तक चोरों में अपना नाम सबसे आगे कैसे होगा? चोरों में नाम करवाएगा या कारागार में नाम लिखवाएगा? तू इतना क्यों डर रहा है? और चोर हैं तो कुछ बड़ी चोरी करते हैं जिससे आसपास अपना ही नाम हो, और चोरों में नाम लिया जाए तो सबसे पहले कल्लू और भूरा का नाम आए। भूरा जैसे तैसे कल्लू को राजधानी जाने के लिए मना लेता है। वो दोनों राजधानी की ओर निकल जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर नगर है। इसमें चोरी करेंगे तो अपने पास धन ही धन होगा। हम नगर में नहीं, हम तो राजमहल में चोरी करेंगे। क्या तेरा दिमाग खराब है? सीधा राजा के महल में डाका डालने की बोल रहा है? तू तो मेरे साथ रहे, बस चल पहले पूरे नगर का मुआयना करते हैं। वो दोनों पूरे दिन पूरी राजधानी का मुआयना करते हैं। वो दोनों पूरी राजधानी का चक्कर लगाकर एक सुनसान जगह पर जाकर बैठते हैं। देख, चारों ओर सुरक्षा तगड़ी है। हम महल के पीछे से चलेंगे और आज राजमहल के खजाने को साफ करेंगे। हम आगे से क्यों नहीं चल सकते हैं? फिर तूने क्या देखा? आगे कितने सैनिक तैनात हैं। आगे से तो फरिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और सुन, महल की दीवार पर बहुत बड़ी घड़ी लगी है। उसे निकालकर अपने गांव लेकर चलेंगे, जिससे अपना पूरा गांव इस घड़ी से समय देखा करेगा। अबे ये नहीं करना, हमें कुछ लोहे की कीलें इकट्ठी करनी होंगी, क्योंकि घड़ी हर घंटे पर आवाज करती है, तो हम इसका फायदा उठाएंगे। जैसे ही घड़ी आवाज करेगी उसी समय पर हम दीवार में कील ठोक देंगे, जिससे महल में कील ठोकने की आवाज ही नहीं पहुंचेगी और इनसे हम महल में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। वो दोनों पूरी तैयारी कर लेते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो दोनों महल की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही घड़ी आवाज करती है तो वो दोनों महल की दीवार में कील ठोक देते हैं। ऐसे ऐसे उन दोनों ने महल के ऊपर तक कीलें ठोक दी, जिसकी वजह से वो दोनों महल पर आसानी से चढ़ गए। अब हमने महल में तो प्रवेश कर लिया, अब जल्दी से खजाने को ढूंढकर अपने काम को अंजाम देते हैं। वो दोनों महल में प्रवेश कर जाते हैं। वो दोनों खजाने में पहुंच जाते हैं और वो दोनों खजाने में से हीरे जवाहरात चुरा लेते हैं। कल्लू, अब हमें दबे पांव यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ भाई, चलो जल्दी चलो। दूसरे दिन मंत्री खजाने को देखकर चौंक जाता है और दौड़ते हुए राज दरबार में पहुंचता है। महाराज, 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 गजब हो गया। क्या गजब हो गया मंत्री? और आप इतना क्यों हाँप रहे हो? महाराज, राजकीय खजाने में चोरी हो गई। क्या बकवास कर रहे हो मंत्री? इतना सुनकर राजा गुस्से में लाल हो जाते हैं। मंत्री, ये कैसे हो सकता है? इतनी सुरक्षा होने के बाद भी हमारे राजमहल में चोरी हो गई? किसकी इतनी हिम्मत जिसने सीधे राजमहल में चोरी की? मंत्री, इसकी जल्द से जल्द जांच कराओ। राजमहल और नगर की सुरक्षा और भी बढ़ा दो। मंत्री चोरी की घटना की जांच करता है। जब वो पूरी घटना समझता है कि किस प्रकार इस चोरी को अंजाम दिया गया है, तो वो राजा को जाकर बताता है। महाराज, चोर बहुत ही शातिर है। उन्होंने राजमहल के पीछे से चढ़ाई की है, वो भी कीलों की सहायता से। चोर होशियार हैं तो इसका मतलब हमें भी कुछ खास योजना बनानी पड़ेगी, जिससे उनकी होशियारी धरी की धरी रह जाए। और आज से ही पूरे नगर में सैनिकों की गश्ती बढ़ा दो। जिस समय राज दरबार में चोरों को पकड़ने की योजना बन रही थी, उस समय भूरा राज दरबार में ही था।
एक सैनिक की वेशभूषा में, जिससे उसे सारी योजना का पता चल जाता है। सभी लोग राज दरबार से बाहर निकल जाते हैं। इधर कल्लू और भूरा मिलकर दोनों योजना बनाते हैं। देख कल्लू, आज की सुरक्षा तगड़ी है और गश्त भी बढ़ गई है। मुझे मालूम है कौन कौन सैनिक गश्त पर आने वाले हैं। कुछ घर तू जा और कुछ के घर मैं जाता हूँ, क्योंकि सभी सैनिकों की पत्नियां उत्सुक होंगी कि मेरा पति चोर को पकड़े, मेरा पति चोर को पकड़े। इससे क्या होगा? इसी का तो हमें फायदा उठाना है, क्योंकि उन्हें इनाम का लालच है और उसी लालच का फायदा हम उठाएंगे। बस करना कुछ नहीं है, उनसे सिर्फ इतना बोलना है कि रात में तुम्हारे घर पर सैनिक के वेश में चोर आएंगे, जो तुम्हारे पति की जैसी आवाज निकालकर तुमसे दरवाजा खोलने की बोलेंगे। तो तुम उन पर अंदर से ही गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी डाल देना, जिससे उनसे भागने की नहीं बनेगी। फिर तुम उसे पकड़ लेना, जिससे तुम्हें इनाम मिलेगा। बस इतना कहना है, इतने में अपना काम बन जाएगा। जैसे ही शाम होती है तो वो दोनों अपने काम में लग जाते हैं। और सभी सिपाहियों की पत्नियों से बोल आते हैं। इतना सुन सारी स्त्रियां चोर के आने का इंतजार करती हैं। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ चोरों का इंतजार करती हैं और इस बात की सूचना उन्होंने अपने पतियों को भी नहीं दी। निशाना तो सही जगह पर जाकर लगा है, हमें आधी रात तक इंतजार करना होगा। जैसे ही ये सैनिक थक जाएंगे तो अपने अपने घर चले जाएंगे और फिर हम अपने काम में लग जाएंगे। सभी सैनिक रात के 2 बजे तक गश्त करते हैं। अरे भाइयों, नगर में अभी तक कोई नहीं आया, रात भी बहुत गुजर गई। मुझे तो लगता है चोर आज आने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या करें? क्या करें? चलो अपने अपने घर, थक भी गए हैं। वैसे भी 3 घंटे बाद उजाला सा हो जाएगा। हाँ भाइयों, चलो तो सभी चलते हैं। सभी सैनिक अपने अपने घर की ओर चल देते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं तो दरवाजा खुलवाने के लिए आवाज लगाते हैं। अरे भाग्यवान, दरवाजा खोलो, हम आए हैं। चोर महाशय, अगर तुम्हें अपना जीवन पसंद हो तो यहाँ से चले जाओ। क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारा पति हूँ, चोर नहीं। सैनिक बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां उनकी एक भी बात नहीं सुनती हैं। अरे सुंदरी, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। आ गया, मैं तेरा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। इधर खिड़की पर आओ, पहले देखूंगी, इसके बाद दरवाजा खोलूंगी। जैसे ही सैनिक खिड़की पर आते हैं तो उनकी पत्नी उन पर गर्म उबलता हुआ पानी डाल देती है, जिससे वो सैनिक झुलस जाते हैं। अरे ये क्या किया? इस पानी से तो मैं पूरा झुलस गया। जब वो देखती है कि वो तो उसका ही पति है। हे भगवान, मुझसे ये कौन सा पाप करा दिया? ये तो पूरे झुलस गए। उस कलमुन्हे की वजह से हुआ है, उसका नाश जाएगा। धीरे धीरे पूरे नगर में ये खबर फैल जाती है कि जितने भी सैनिक गश्ती पर थे वो सभी गर्म पानी से झुलस गए हैं और सभी को राजवैद्य के पास इलाज के लिए ले जाया गया है। इस अफरा थपरी का फायदा कल्लू और भूरा उठाते हैं। फिर से वो दोनों खजाने में से धन चुरा लेते हैं। हमने महाराज की सारी योजनाएं विफल कर दी। अब थोड़ा सतर्क रहने का समय है। महाराज, चोरों ने तो आज हद ही कर दी। हमारे सारे गश्ती वाले सैनिकों पर गर्मा गर्म उबलता हुआ पानी डाल दिया, जिससे कई सारे सैनिक झुलस गए और रात में ही उनको वैद्य जी के पास ले जाया गया। और चोरों ने इसी अफरा तफरी का फायदा उठाया, आज फिर से खजाने में से धन चुरा ले गए। ये कैसे संभव हो सकता है? जरूर चोर हमारी योजनाओं पर निगरानी रख रहे हैं। इतनी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था को विफल कर दिया। इन चोरों को पकड़ने के लिए तो कुछ अलग ही योजना बनानी पड़ेगी। जी महाराज। मंत्री, आज तुम पूरे नगर की गश्ती करोगे और सभी सैनिकों को आगाह कर दो कि रात के समय और भी चौकन्ने हो जाएं, क्योंकि हमारा दुश्मन हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। रात का समय होता है। मंत्री तैयार होकर नगर की गश्ती पर निकल जाता है। एक गली में मंत्री को कल्लू और भूरा मिलते हैं। हम चोर हैं मंत्री जी। क्यों मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें राज दरबार में चोर घोषित कर दिया तो तुम्हें ही सारा धन लौटाना होगा,
जितना राजकीय खजाने में से चोरी हुआ है। मंत्री जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। हम ही चोर हैं। अच्छा, तुम चोर हो तो चलो मेरे साथ कारागार में। हाँ चलो। सैनिकों, तुम यहीं रुको, कहीं इनके साथी यहीं छिपे हों। हम इनके साथ सभी कारागार में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके साथी फिर से पीछे से राजकीय खजाने तक पहुंच जाएंगे। सैनिक वहीं रुक जाते हैं। कल्लू, भूरा और मंत्री कारागार की ओर चल देते हैं। जैसे ही कारागार के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो भूरा बोलता है, मंत्री जी, तुम इस कारागार में एक बार अंदर जाकर बता दो, हमें इसमें अंदर कैसा लगता है। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम इसमें मुझे घुसाकर चले जाओ। कैसी बात कर रहे हो मंत्री जी, आपके कहे बिना आपके साथ हो गए, आपको हम पर इतना भी विश्वास नहीं है। चोरों पर हम विश्वास नहीं करते हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं है तो हम भी चोर नहीं हैं। अगर तुम हमें इस कारागार में डालोगे तो आप ही फंसोगे। अगर एक बार इसके अंदर चले गए तो हम सुबह राज दरबार में मान लेंगे कि हम ही चोर हैं, और फिर पूरे राज्य में तुम्हारा ही नाम होगा, किसने पकड़े चोर। मंत्री जी ने। मंत्री कल्लू और भूरा की बातों में आ जाता है और वो कारागार के अंदर चला जाता है। इसी का फायदा कल्लू और भूरा उठाते हैं। झट से वो दोनों उस कारागार का दरवाजा बंद कर देते हैं। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखेबाज कहीं के। क्या करें मंत्री जी, जो हमारा कर्म था हमने किया, और जो आपका कर्म था उसमें आप असफल हो गए। चलो अच्छा है मंत्री जी, आपकी वजह से आज महल में घुसने का मौका मिला, वरना हमको महल में आने के लिए महल के पीछे से आना पड़ता था। धन्यवाद मंत्री जी। मंत्री गुस्से में, तुम आओ किसी दिन मेरे हाथों में, फिर देखूंगा तुम्हें। गुस्सा मंत्री जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं रहता है। अगर सारी गर्मी अभी निकाल दोगे तो रात कैसे गुजरेगी। थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि आज बहुत ठंड है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर मंत्री आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुनता है। चलो कल्लू, अपने काम को अंजाम देते हैं। हाँ भूरा, चलो। फिर से वो दोनों खजाने में से धन चुरा ले जाते हैं। इधर मंत्री ठंड की वजह से सुबह तक अधमरा हो गया था। कुछ सैनिक आकर मंत्री को देखते हैं। अरे मंत्री जी, आपको यहाँ कौन बंद कर गया? मंत्री से सही से बोलने की भी नहीं बन रही थी और मंत्री को तुरंत वैद्य जी के पास ले जाया गया। ये कैसे चोर है? चोरी की चोरी करते हैं और ऊपर से लोगों को चोट पहुंचाते हैं। हाँ वैद्य जी, बहुत ही खतरनाक चोर हैं। खतरनाक नहीं, शातिर। मंत्री जी का उपचार करके मैं भी आज राज दरबार में आता हूँ। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे, लेकिन आज मंत्री जी नहीं थे। इन चोरों ने तो नाक में दम कर दी। बहुत ही चालाक चोर है जो हमारी सारी योजनाओं को विफल कर देते हैं। लेकिन हमारी योजना इनके पास कैसे पहुंच रही है? सेनापति, पूरे राज्य में ऐलान करा दो, जो भी कोई चोरों को पकड़कर राज दरबार में लाएगा उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। जी महाराज। वैद्य जी, आपके पास कोई उपाय है चोरों को पकड़ने का? महाराज, उपाय तो कुछ नहीं है, लेकिन एक निद्रा की दवाई बनाकर दे दूंगा। जैसे ही चोर सामने आएंगे तो उनके सामने उस दवाई की पोटली खोल देना, जिससे चोरों को वहीं तुरंत निद्रा आ जाएगी। जी वैद्य जी, आप दवाई तैयार कीजिए। सेनापति, आज पूरे राज्य में ऐलान हो जाना चाहिए और संध्या के समय वैद्य के पास जाकर दवाई ले आना। और आज गश्ती पर आप रहोगे और साथ ही पूरे नगर के छोटे बड़े व्यापारी, सेठ और सुनार तक ये खबर पहुंचा दो, कोई भी व्यक्ति हीरे, जवारात और सोना बेचने आए तो उसको सबसे पहले राज दरबार लाया जाए। सेनापति, कल सुबह तक सारे चोर मुझे राज दरबार में चाहिए। जी महाराज। सेनापति अपने काम में लग जाता है और पूरे राज्य में खबर फैला देता है। सुनो सुनो नगरवासियों, महाराज का संदेश है। जो भी कोई व्यक्ति उन चोरों को पकड़ेगा, उनको महाराज की ओर से इनाम दिया जाएगा। इधर कल्लू और भूरा, अब तो महाराज ने बहुत ही तगड़ी योजना बनाई है भूरा। अब तो यहाँ से निकलने में ही सार है। अगर हम यहाँ रुके तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी होगी। क्या कल्लू, इतने से ही डर रहा है? सेनापति अपने कब्जे में जरूर आएगा। मैदान छोड़कर तो बुजदिल भागते हैं
और खेल खेलने का मजा तो अब आएगा, बस तू तो देखता जा। क्यों भाई, इस मजे के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है? अपने पास बहुत सारा धन हो गया है, अपना जीवन खूब आराम से गुजर जाएगा। हम यहाँ धन के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं नाम के लिए। वो अभी हमें मिला नहीं, जैसे हमें नाम मिल जाएगा तो वैसे ही हम यहाँ से चल देंगे। चल, इस नाम के चक्कर में तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। नाम होगा तो दोनों का ही होगा, और डूबेगा तो दोनों का ही डूबेगा। इधर सेनापति अपनी तैयारी में लग जाते हैं। वैद्य के पास जाकर वो दवाई ले आते हैं। जैसे ही रात होती है तो वो कुछ सैनिकों के साथ गश्ती पर निकल जाता है। इधर कल्लू और भूरा अपना वेश बदल लेते हैं। भूरा बाबा बन जाता है और कल्लू उसका चेला बन जाता है। वो दोनों धूनी रमा के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सेनापति गश्ती देते देते जैसे ही उस पेड़ के करीब पहुंचता है तो वो देखता है 2 साधु धूनी रमाए बैठे हैं। सैनिकों, जाओ इन साधुओं को घेर लो, कहीं चोर ही हो इन साधुओं के वेश में। भूरा गए, इस सेनापति ने तो पहचान लिया। तू तो सिर्फ शांत बैठा रहे, इन्हें तो मैं संभाल लूंगा। सैनिक उन दोनों को घेर लेते हैं। हे बालक, आप यहाँ हमसे? कोई भूल हो गई जो तुम इतने सारे सैनिकों के साथ हमारे पास आए हो? ढोंगियों, आज आए तुम हमारी पकड़ में। तुम बहुत दिनों से हमें मूर्ख बना रहे थे और आज मैं मूर्ख नहीं बनूंगा। हे बालक, कैसी बात कर रहे हो? जहां मेरा स्वागत होना चाहिए वहां तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मुझे सब पता है, ये नगर चोरों के प्रकोप से परेशान है। अपने मन को शांत रखो बालक, अगर शांत मन से काम करोगे तो सब काम सही होगा। मैं नहीं फंसने वाला तेरी मीठी मीठी बातों में। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों ढोंगियों को। बालक, एक साधु का अपमान करना सही नहीं है। सुबह ही मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा और राजा से बोलूंगा, क्या इसी प्रकार तुम्हारे राज्य में साधु का स्वागत होता है? अरे तुम कहने के लायक बचोगे तभी तो बोलोगे ना, चोर कहीं के। भूरा कल्लू को इशारा करता है जो उसके पैर के नीचे रस्सी दबी थी उस पर से पैर उठाने का। बालक, तुम जिस स्थान पर खड़े हो वहां मुझे मृत्यु नजर आ रही है, तुरंत ही अपना स्थान बदलो। इतना सुन सेनापति घबराकर उस स्थान से हट जाता है तो उसी क्षण ऊपर से पेड़ की एक डाल उसी जगह पर आकर गिरती है। इतना देख सेनापति उनके चरणों में गिर जाता है। साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं बिना आपके बारे में जाने पहचाने आपसे मैंने क्या क्या बोल दिया। बालक, ऐसी गलती हो जाती है। जा, मैंने तुझे माफ किया क्योंकि महाराज ने तेरे ऊपर इतना बड़ा कार्यभार सौंपा है। चेला चंपकलाल। जी साधु जी। सभी बालकों को अपनी यात्रा का प्रसाद दिया जाए। ये प्रसाद ग्रहण करो बेटा। जैसे ही तुम इस प्रसाद को ग्रहण करोगे तो सारी बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। बाधा तो एक ही है साधु जी, वो है चोर। बाबा का प्रसाद ग्रहण कर बेटा, सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। फिर तो क्यों फिक्र करता है। कल्लू सेनापति और सभी सैनिकों को प्रसाद दे देता है। थोड़ी देर बाद इसका परिणाम दिखता है। धीरे धीरे सभी जमीन पर गिर जाते हैं और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। आज हमने फिर से पूरे राजतंत्र को मात दे दिया। हाँ, चलो अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। दूसरा दिन राज दरबार भरा हुआ। आज रात फिर से वही घटना। इतनी सारी व्यवस्था और इतने सैनिकों के बीच में से कैसे निकल जाते हैं ये चोर? क्यों सेनापति, हमने आपको चोरों को पकड़ने के लिए भेजा था, ना कि सोने के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे इस पर? महाराज, उन चोरों ने हमें इस प्रकार भ्रमित किया कि हम उनके बहकावे में आ गए। उन्होंने बोला, हम तुम्हें तुम्हारी सारी बाधाओं से मुक्त कर देंगे, पर मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया। जब वे इतने दिनों से कई सारे लोगों को मूर्ख बनाते आ रहे थे तो तुमने क्या सोचा, तुम बच जाओगे? जो भी उनकी बातों में आता है वो उन्हें पकड़ ही नहीं सकता है। हाँ महाराज। राज दरबार में कई बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आखिर में आज मैं ही राजमहल और नगर की गश्ती पर रहूंगा। सभी राजा के निर्णय का स्वागत करते हैं।
फिर से कल्लू और भूरा अपनी योजना बनाते हैं। रात का समय कल्लू और भूरा साधु का वेश धरकर उसी पेड़ के नीचे धूनी रमा के बैठ जाते हैं। राजा अपनी गश्ती शुरू करता है। राजा उन दोनों के सामने 2-3 बार निकल जाता है। अगर ये चोर होते तो ये अब तक यहाँ से भाग जाते। ये साधु यहीं रहते होंगे, क्यों ना इन्हीं से चोरों के बारे में पूछा जाए। राजा उनके पास आ जाता है। क्या तुमने यहाँ से किसी अजनबी को जाते हुए देखा है? मैं तो अपनी साधना और ध्यान में लगा रहता हूँ, मुझे तो पता नहीं नरेश। तुमने देखा किसी को? मैं तो साधु जी की सेवा में लगा रहता हूँ, मुझे तो सिर्फ साधु जी ही दिखते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं दिखाई देता है मुझे। इतना सुन राजा मन में सोचता है, क्यों ना मैं यहाँ साधु के कपड़े पहनकर बैठ जाऊं और इन साधुओं को मेरे कपड़े पहना दूं। क्यों ना तुम मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे, जिससे चोर बिना झिझक के मेरे सामने से गुजरेंगे तो मैं उनका पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और तुम मेरे कपड़े पहनकर नगर की गश्ती करो। काफी देर तक राजा ने भूरा को मनाया। बड़ी मुश्किल से भूरा राजा की बातों को मानता है। वो दोनों अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। कल्लू और भूरा राजा के घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। आज तो राजा ने स्वयं तिजोरी की चाबी पकड़वा दी अपने हाथ में। पहले तो चलकर महाराज के मखमली बिस्तर में सोएंगे। दोनों राजमहल के अंदर जाकर खूब सोते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक नहीं थी, राजा की वेशभूषा में जो थे। रात का पहर गुजर जाता है। इन्होंने बहुत देर कर दी, जो अभी तक नगर की गश्ती करके नहीं आए। एक बार मैं भी तो देखूं, कहीं इन्होंने मुझे ही तो बेवकूफ नहीं बना दिया, कहीं ये ही चोर हो। राजा पूरे नगर में घूमकर देखता है तो वो दोनों उसे कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो वो राजमहल की ओर चल देता है। जैसे ही वो राजमहल पहुंचता है तो राजा को सैनिक बंदी बना लेते हैं और कारागार में डाल देते हैं। जैसे ही दिन का उजाला होता है तो कुछ सैनिक कारागार की गश्ती पर जाते हैं। तो सैनिक देखते हैं, महाराज आप यहाँ हो तो महल में कौन है? अब महाराज, रात में मेरे साथ दुर्व्यवहार और सुबह मेरा सम्मान, वाह क्या बात है। महाराज क्षमा कीजिए, वो रात में आपको हम पहचान नहीं पाए। तुरंत मेरे कमरे में जाओ और वो दोनों मेरे ही कमरे में सो रहे होंगे, जल्दी से जाकर उनको पकड़ो। जी महाराज। सैनिक जैसे ही महाराज के कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां सिर्फ महाराज की वेशभूषा ही पड़ी थी। जैसे ही महाराज दरबार में आते हैं तो बड़े ही हताश थे। मंत्री जी, राज्य और नगर में ये ऐलान करा दिया जाए, जिसने किसी ने भी महल के खजाने में से चोरी की है वो राज दरबार में अपना गुनाह स्वीकार कर ले। महाराज उनको कोई दंड नहीं देंगे, बल्कि उनकी इस चालाकी और बुद्धिमत्ता के लिए महाराज की ओर से उन्हें इनाम दिया जाएगा, क्योंकि उनकी चालाकी के आगे हम कुछ भी नहीं है। उनकी इस बुद्धि के लिए इनाम तो बनता है। जी महाराज। कल्लू और भूरा वहीं खड़े थे। इतना सुन वो जनता में से बाहर निकल आते हैं। महाराज, हम ही अपराधी हैं जो हमने खजाने में से चोरी की थी। और वो अपने साथ में वो धन भी लाए थे जो उन्होंने खजाने में से धन चुराया था। ये धन महाराज जो हमने चुराया था। मुझे एक बात बताओ, जब आपको धन लौटाना था तो आपने चोरी क्यों की और राजमहल को ही क्यों चुना? महाराज, नाम के लिए, क्योंकि हम ठहरे चोर। एक दिन दिमाग में आया कि वो चोर ही कैसा जिसने राजा के महल में चोरी ही नहीं की, और दूसरा, इस चोरी से पूरे राज्य में हमारा नाम हो गया। ये गलत तरीका ही क्यों चुना नाम कमाने के लिए? और भी कई तरीके हैं राज्य में नाम कमाने के। जी महाराज, लेकिन एक चोर कहां तक सोचेगा? चोरी तक? बस इससे आगे हम सोच ही नहीं पाए। चलो अच्छा है, आपको इनाम स्वरूप आपने जितना भी राजकीय खजाने से धन चुराया है वही आपको इनाम में दिया जाता है, और साथ में आपको 2 गांव भी दिए जाते हैं। अब तो आगे कभी चोरी नहीं करोगे? नहीं महाराज, अब नहीं करेंगे। अब चोरों में कल्लू और भूरा का नाम सबसे पहले लिया जाता था।